आधुनिक भारत का जो रेफरेंस मटेरियल है, एक तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है बिपिन चंद्रा। यस सर। अरे बेटा, बिपिन चंद्रा के बाद फिर आपको जो आपकी एक बुक है भाई राजीव अहीर, आधुनिक भारत, राजीव अहीर के द्वारा लिखी हुई है। यस सर। और ये आईपीएस ऑफिसर हैं, मतलब ये खुद भी आईपीएस हैं। और इनकी ये बुक जो है मार्केट में सबसे अच्छी वेल रिटन है, और सबसे अच्छी रिसर्च के बाद आई थिंक कोई भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। यस सर। और ये आपके पास जो मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छा कहीं लिखा हुआ नहीं है। दिल्ली की जो कोई भी जो अच्छी कोचिंग है उन सबका मैंने पूरा कंटेंट बनाया है ये सबसे मिला के, तो इनसे अच्छा नहीं लिखा हुआ है कहीं पर। जी सर। ठीक है बेटा, तो वी Okay, स्टार्ट। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। फिर जैसे पहला पेज आपके सामने है, आधुनिक भारत का। है ना बेटा, इसमें एक चीज आपसे पूछूंगा मैं हल्का सा, बीच में एनसीईआरटी पे भी बात होती रहेगी। देखिए इसमें देखो बेटा, दो वर्ड है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो आईएएस का पीटी और मेंस का पेपर, मेरे मेरे बोलने में सब कुछ शामिल रहेगा। पीटी के क्वेश्चंस भी जिस तरीके से पूछे जाते हैं, और मेंस के क्वेश्चन का जो उनका लिखने का तरीका रहता है वो मैं डिस्कशन में ही शामिल करूंगा सारा। बाद में राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन मैं पहले उसको सारा अपने बोलने में और आपके द्वारा उसमें सब समझाने में ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो क्योंकि अगर एक बार कोई चीज़ समझ ली जाती है तो आप अच्छे से उसको लिख भी सकते हो, और उसका पीटी के क्वेश्चंस का विश्लेषण भी कर सकते हो, उनको अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे बेटा यहाँ पर हमारे सामने दो शब्द हैं, आधुनिक भारत है और एक शब्द इतिहास है। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, इतिहास का हम बोलते किसको, इतिहास किसे कहते हैं? जो हो चुका है अतीत इट की इज घटनाओं का रिकॉर्डेड तो हम इवेंट। लोग देखते हैं। हाँ, तो क्या बेटा इतिहास से हमें कोई फायदा है पढ़ने से, या बेफालतू में ही पढ़ाया जा रहा है हमको? नहीं सर, बहुत अच्छा। हाँ हमें सर अपने जो अतीत के बारे गलतियां में हम कर जानकारी चुके हैं होनी उसे चाहिए। दोहराए ना। हाँ, एक एक करके मतलब बोलना है, ताकि जब एक दूसरा बोल रहा हो तो उस समय थोड़ा रहना है। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया, जैसे गलतियां दोहराए ना। तो इसी गलती, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आपको यूपीएससी जो है वो सबसे दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम भी है और सबसे अच्छा अच्छा एग्जाम भी है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए हैं उन सबका एक उद्देश्य है, उसको आपको समझदार बनाना, बुद्धिमान बनाना, और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। ताकि जब आप जैसे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो या पीसीएस में कोई पोस्ट हो या आईएएस का कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो आपको समस्याओं को सॉल्व करना होता है। तो हर जगह इतिहास अपना एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम कहीं पर जाएंगे तो हर चीज की इतिहास है, हर चीज का हिस्ट्री होता है। ठीक है बेटा? जी सर। हाँ, कोई भी जगह है, मान लीजिए आपने कोई प्लेस है आप देखने गए, सपोज ताजमहल के लिए गए, तो उसका अपना जब नई जगह पोस्टिंग मिलती है, मैं थोड़ा सा ऐसे अभी इंट्रोडक्शन में लेके चलूंगा ताकि थोड़ी रुचि बन जाए, और वो सभी बुक्स इसमें शामिल है मेरे बोलने में, तो आप हल्का हल्का पढ़ेंगे तो वो कवर होता चलेगा। ओके सर। है ना बेटा? और मुझे भी आप पकड़ पाएंगे समझने में, मेरे बोलूंगा जितना मुझे आप पकड़ लेंगे। तो जैसे ताजमहल का इतिहास है कि ताजमहल में क्या, उसका पीछे क्या कारण रहे, और उन्हीं कारणों को हमसे पीटी में और मेंस में उनसे बुलवाया जाता है और लिखवाया जाता है। तो तीन चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं। फर्स्ट है रीडिंग, अगर आप पीटी मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी बात करेंगे, रीडिंग है, देन राइटिंग है, देन स्पीकिंग है। थ्री थिंग्स पे अगर आपका कमांड है, यू विल डेफिनेटली 100% सेलेक्टेड इन द यूपीएससी। तो हाँ, सर रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ओके सर। हाँ, और हमेशा याद रखना है कि जो पीटी एग्जाम है हमारा बेटा, वो रीडिंग चेक करता है। जितना वाइड पढ़ोगे ना, जैसे कि, और स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दी नहीं करनी है। यूपीएससी में जो बच्चे जिनका एनसीईआरटी बहुत मजबूत है, तो उनको तो आप 1 से 1.5 साल मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल में उनका पूरा तैयारी पे कवर आ जाएगा ऑप्शनल के साथ। लेकिन अगर जो बच्चा एनसीईआरटी में थोड़ा कमजोर है, वो उसको 6 महीने ज्यादा भी खिंच जाते हैं, और 3 साल से ज्यादा नहीं जाता। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो 3 साल से ऊपर तैयारी, अगर सही दिशा, तीन चीजें फिर याद रखनी है, सही दिशा, सही मटेरियल, सही गाइडेंस। तो तीन
3 साल का टाइम पर्याप्त है, वरना थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाती है। अगर गाइडेंस गड़बड़ है या बुक्स अच्छी नहीं पता है तो फिर आप भटकोगे। तो अगर अच्छी किताबें हैं तो हमें, क्योंकि रीडिंग अगर अच्छी बुक से करोगे तो अच्छे थॉट्स बनते हैं। अगर अच्छा मटेरियल, क्योंकि यूपीएससी थॉट्स की क्वालिटी चेक करता है कि ये अपडेट है, अच्छी मैगजीन से बच्चा, अच्छी बुक से पढ़ा हुआ है, तो आपके विचारों में परिपक्वता होगी। क्वेश्चन क्योंकि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के रहते हैं। और फिर आपका राइटिंग इसलिए क्योंकि ज़्यादातर आगे जो काम है वो राइटिंग वर्क ज़्यादा रहता है इसका, प्रशासनिक सेवा का। तो इसलिए राइटिंग, और राइटिंग से थॉट्स को भी ना एक सीक्वेंस मिलता है, एक मतलब आपका एक वो आती है, एक तारतम्यता आती है उसमें कि हम अपनी बात को कैसे रख पा रहे हैं किसी के सामने। और जब ये दोनों चीजें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के माध्यम से चेक कर लेता है तो इंटरव्यू में आपको, क्योंकि जनरली जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनका काम पब्लिक को डीलिंग, पब्लिक वर्क ज्यादा है, स्पेशली आईएएस आईपीएस। पब्लिक वर्क सब में ही है, थोड़ा सा परसेंटेज का डिफर है कि आईएएस में थोड़ा ज्यादा है, आईपीएस में भी पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है। नीचे जो सर्विसेज में उनमें थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन पब्लिक डीलिंग वहां भी है। पब्लिक से ही तो आपको, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, कमिश्नर है, कस्टम है, दीज आर द टॉप सर्विसेज। और इनमें बहुत अच्छा इनका वैल्यू भी है सोसाइटी में, और वर्क भी इनका बहुत ही आपसे डाइवर्सिफाइड नॉलेज की मांग करता है। सभी सब्जेक्ट आपका अच्छा, तभी ऊपर टॉप रैंक आती है। तो आपको जैसे मैंने कहा कि राइटिंग स्पीकिंग उन तीनों पे पूरा इक्वली फोकस अच्छे से करके चलना है, और पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड कर लेना है। पहले रीडिंग क्योंकि एकदम नहीं आएगी, धीरे धीरे आपका ग्रिप बनेगा। फर्स्ट 3 मंथ जस्ट सिट, स्लोली स्लोली एनसीईआरटी रीड, प्लस एडिशन टू लेक्चर आल्सो, कि जैसे जो क्लास में लेक्चर चल रहा है उसी के साथ खत्म करना है तो सबसे बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए आज मैं ये टॉपिक कराऊंगा आपको, अभी आगे जैसे चलेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसके साथ ही एनसीईआरटी रखनी है, तो वो वहां से जल्दी खत्म, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीटी के क्वेश्चंस के बेसिस पर और लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बेसिस पे सारा ये नोट्स है। तो ये उसमें थोड़ा एलोबरेट फॉर्म में होता है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा धीरे। और इनिशियली 3 रीडिंग शुड बी मस्ट, मतलब पहले आपको 3 पूरा उसमें लगाना है, रीडिंग 3 रीडिंग लगानी ही पड़ेगी अगर जल्दी अच्छे से समझना है तो। क्लियर है बेटा सबको? जी सर जी। हाँ, यस सर। हाँ, और मैं, Yes, sir. वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर एनसीईआरटी पढ़ो तो सर एक बार जैसे पढ़ लिया, आप बोले 3 रीडिंग, तो एक बार रीडिंग कर लो तो सर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ गेन किया है। मतलब ऐसा लगता है हाँ नॉर्मली एक लेसन हुआ, 6-7 चैप्टर थे खत्म हो गए, मगर कुछ आया नहीं है। तो फिर वो ऐसा लगने लगता नहीं यार एनसीईआरटी हो रही है बट अंदर कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। नहीं, उसमें हमें ये करना बेटा, जैसे एक बार हमने पढ़ ली उसके साथ एनसीईआरटी के, अभी तो वैसे यहाँ से सर्च मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे स्लोली स्लोली हम लोग, क्योंकि अभी आप लोग भी कुछ नए हैं, कुछ प्रीलिम्स निकाले हुए हैं, कुछ मतलब मिक्स हैं कैंडिडेट्स। तो मार्केट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। तो जो बेटा बुक्स पढ़ें, जो चैप्टर पढ़ें, उसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ में करके चलें, क्योंकि रीडिंग करने के बाद उस मटेरियल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि हमारे माइंड में वो स्टोर कैसे होगा। सपोज आपने आज हमने जैसे वैसे तो मैं कुछ जो मॉडल क्वेश्चन है वो तो मैं खुद ही कराऊंगा इसके साथ में, क्वालिटी क्वेश्चन में साथ लेके चलूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, जो टॉपिक खत्म होगा आज उसके साथ एनसीईआरटी के जितने, एक बुक आती है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, तो अमर उजाला पब्लिकेशन की बुक आती है। अच्छा सर, मैं बता देता हूँ, मैं जो बोलूँ आप लिखते रहो बस। सर मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट। यस यस, ठीक है, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं, या अगर कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है और फिर ज्वाइन हो रहा है तो ग्रुप पे ना मैसेज करके आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए। एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि सर को थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू है, अभी समझ जाएंगे सर जूम को, मतलब 1-2 क्लासेस में समझ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो सर को समझ नहीं आ पा रहा है, मैं बार बार किसी लड़के को भेज रहा हूँ, तो 5 मिनट बाद मैंने भेजा है कि हर 5 मिनट बाद जाके एडमिट कर दो। तो अगर कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है तो 5-7 मिनट वेट कर लें, है ना? ठीक है, डिस्कनेक्ट हो रहा है कोई तो 4-5 मिनट वेट करना होगा, है ना? कोशिश यही रहेगी कि तुरंत हो जाए, बट अभी सर के साथ 1-2 क्लासेस के बाद सर उसमें
वो हो जाएंगे, मतलब जिस तरीके से आपको लेंगे। ओके सर क्लासेस कितने घंटे की है? ये क्लास छोटा अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप मान के चलिए कि 3:30 से पहले ही खत्म हो जाएगी, 3:15 3:20 में खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाई जाएगी, ठीक है। मेरी भी क्लास है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा मतलब 1.5 घंटे के आसपास, इसके बाद 4 बजे शुरू होगी जो, ठीक है। ओके Sir, repeat this book name. यस मैं आई एम रिपीटिंग द बुक नेम, अमर उजाला पब्लिकेशन बुक है। अमर उजाला पब्लिकेशन की बुक है और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के नाम से है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी सर? ये हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। सर अमर उजाला पब्लिकेशन एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये बोल रहा है? हाँ एनसीईआरटी उनसे बोलना है कि हमें एनसीईआरटी की बुक अमर उजाला की जो क्वेश्चंस हैं वो सारा दे दो आप सॉल्यूशंस। ओके बेटा, और इंग्लिश में महेश वर्णवाल की बुक है, वो उनका इंग्लिश में एनसीईआरटी है सारा। सर एक बार नाम फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। महेश वर्णवाल। थैंक यू सर। ठीक है, और ये ध्यान रखना बेटा, जो आप जितना समझ के पढ़ेंगे चीजों को, तो ना तो उनको याद करने में दिक्कत होगी, यस सर। है ना। जैसे हिस्ट्री है, हमारा हिस्ट्री है, या जो जनरल जितने सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री, तो दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ। अच्छा ओके, आई विल सी एंड देन आंसर। हाँ, अगर आप जैसे हिस्ट्री है सब्जेक्ट जो है, इसको आप अच्छे से सुनना है, और ये एक तरह से विजुलाइज करने का सब्जेक्ट है, आपको समझते हुए चलना है और ऐसे सोचना है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, ऐसे सोचना है जैसे आप घटनाओं में खुद शामिल हैं। हाँ यस सर। सर। हाँ, जब हम खुद जब हम शामिल होते हैं तो सब्जेक्ट में हमारा ग्रिप Interest बनता बनता है, है। इंटरेस्ट बनता है। हाँ, और जो क्योंकि हिस्ट्री में बोर हो जाता है आदमी। बिल्कुल तो इतिहास में बेटा सर यस, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? हाँ बस वहीं आ रहे हैं अभी। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी बेटा, वैसे जो यहाँ से यूरोपियंस का आगमन हुआ है, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स लोग ये, हाँ वहाँ से एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आए, लेकिन इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यूपीएससी जल्दी उसका निकलेगा जो हर सब्जेक्ट में वो एरिया आइडेंटिफाई करेगा जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जी। तो जैसे अब हम इसका भी ब्रेकअप करेंगे, जैसे जो यूपीएससी का पीटी का और मेंस का पेपर बनता है, तो उसमें बेटा जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये नाम बार बार वही रिपीट होंगे, आपको याद भी हो जाने चाहिए। तो प्राचीन अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना बेटा 20 क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं, तो कम से कम 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री उसमें से मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को जाएंगे 15 क्वेश्चन जी। इसलिए है ना बेटा, इसलिए मैंने पहले इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि 15 क्वेश्चन खाएगा तो समझदारी ये कहती है कि जो चीज ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से आ रहे हैं उसको टाइम भी ज्यादा दिया जाए, समझा भी ज्यादा जाए, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको सारा है, क्योंकि वेरिएशंस हो जाता है, बट लास्ट ईयर के पेपर्स के बेस पे प्रेडिक्शन यही है, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका ये वाला हिस्सा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना बेटा। अगर 15 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, देन आई थिंक 10
10 क्वेश्चन गोज टू दिस एरिया। ओके सर। तो ये आप एक बार देख लीजिए, सभी के सामने स्क्रीन पर है, एक एक करके देखते हैं। ये आपके सामने है द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा जैसे आपको ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। जी सर। है बेटा, अब देखो यहां से ये आपके सामने पिक्चर्स हैं। इन सब लोगों से आप फेमिलियर हो वैसे हल्के हल्के? हाँ यस सर। जी सर। जी ठीक है। तो जैसे ये आपकी झांसी की रानी है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये कौन से टॉपिक में जाएंगी? 1857 की क्रांति। वेरी गुड, 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। ये भगत सिंह। भगत सिंह है आपके। दिस इज भगत सिंह। हाँ, रेड फोर्ट है। इधर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ चंद्र बोस जी। इधर ये नेहरू जी। नेहरू। हाँ नेहरू जी गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले की फोटो है क्या? बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये आपका इधर बेटा साइमन गो बैक। जी साइमन कमीशन गो बैक। सो अब ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि इसमें से हमें जो जनरल जो है पिक्चर्स वो तो हैं, लेकिन हमें जो कंटेंट है वो बेसिकली जो वो पूछते हैं उस हिसाब से चलना है। इसमें स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहां से आप लोगों को समझना है, ये पिक्चर्स जो है ये आपके सोशल रिफॉर्मर्स हैं। मदर टेरेसा। है ना, these all are the social reformers, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी और ज्योतिराव फुले, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स मतलब सर? हाँ, सोशल रिफॉर्मर्स से जैसे अब क्या आप ऐसे सोशल से मतलब क्या है, रिफॉर्मर्स से और सोशल से क्या? समाज सुधारक। समाज सुधारक। यस, तो समाज सुधारक किस किस फील्ड में वर्क करते हैं? क्योंकि जो चीजें पहले से चलती आ रही हैं तो उन्हीं चीजों ने आज एक बहुत बड़ा फॉर्म भी ले लिया है। बहुत सारी सोसाइटी आज भी अवेलेबल है। यस है ना, जो जैसे आपका भारतीय किसान जो संघ है, या बहुत सारी जो NGOs चलते हैं, या ठीक है। जैसे बताइए इस समय कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो देश के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम कर रही हैं? RSS। यस, RSS भी है। महिला योग है। हाँ, महिला, बहुत सारे महिला संगठन हैं जो कार्य करते हैं, है ना बेटा। तो इनका राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो बेटा, जो सब्जेक्ट जो शब्द हम बोलेंगे या जिन पे हमारा बात होगी, तो ये शब्द हमें या तो जैसे हिस्ट्री इज द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री एवरी जो आपका मेंस का चाहे सामाजिक न्याय हो या समाज हो, सभी की जड़ें इतिहास में मौजूद हैं, या राज व्यवस्था हो, क्योंकि पॉलिटी भी सब यहीं से निकला है, या आर्ट एंड कला एंड संस्कृति हो, सभी चीजें यहीं से चली। मैं धीरे धीरे चलूंगा ताकि बोझ ना हो, और आप बता देना, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तो फिर एकदम दिक्कत होगी। जी हाँ, तो इसलिए मैं स्लो स्लो पहले आपको साथ लेके माहौल बनाते हुए चल रहा हूँ, है ना बेटा। तो सभी संगठनों का सभी विचारों का जन्म यही से हुआ है। और जो आधुनिक भारत है ये हमें ये भी सिखाता है कि समस्याओं से लोग जो लड़े, जो हौसला आया उनमें, कैसे कैसे उनके कोई व्यक्ति का चिंतन कैसे बदलता है, थॉट्स कैसे परिवर्तित होते हैं, राइट जी। तो यहाँ से चलते हैं हम। द सेकेंड हाफ, मैं एक बार रीडिंग लगाता हूँ उसको। द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। एक एक वर्ड बहुत प्रीसियस है, क्योंकि मैंने कई जगह से कलेक्ट किया है। जैसे इसमें नोट्स में बता दूं किस किस के शामिल हैं। इसमें बाजीराव शामिल हैं, जो नंबर 1 कोचिंग है आपकी दिल्ली की,
और ALS शामिल है, मतलब सभी अच्छे कलेक्शन है इसमें। जी सर। हाँ, प्लस माई एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग द एग्जाम्स एंड राइटिंग। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century witnessed the full growth of an organized national movement in India। अब इन वर्ड्स पे ध्यान देना है कि ये कह रहे हैं कि 19वीं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे और इंग्लिश में भी, दोनों, अगर आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश से, अगर आप दोनों सुनेंगे तो समझ और ज्यादा प्रभावित होती है, और लिखना अपने मीडियम में ही, समझना भी अपने मीडियम में। लेकिन इंग्लिश को आपके दोनों, अगर दोनों भाषाओं में सुनेंगे, क्योंकि मुझे दोनों अच्छे से ही समझाना है, तो आपका चिंतन और ज्यादा परिपूर्ण होगा, परिपक्व होगा। जी सर। है ना बेटा? ठीक। हाँ, तो उसमें जल्दी समझ में आता है और बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसलिए यूपीएससी का पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आता है, एक तरफ हिंदी रहती है, एक तरफ इंग्लिश रहती है। कोई डाउट हो आप देख सकते हैं। और जनरली आजकल तो ट्रेंड बन गया है, जो लड़के टॉप कर रहे हैं वो दोनों मीडियम में ही कोचिंग ले रहे हैं। पहले हिंदी कर लेते हैं, फिर या इंग्लिश कर लेते हैं, या फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। है ना बेटा? अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का पूर्ण विकास देखा गया। तो है ना बेटा? तो देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल के आ रहे हैं कि एक तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि ये स्टार्ट कब से कब हुआ, है ना? तो सेकंड हाफ है, उत्तरार्ध मतलब सेकंड हाफ के बाद से ये यहाँ पे चला है। और क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडिया शब्द यूज हुआ है और एक संगठित मतलब फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ। ऑर्गेनाइज से क्या मतलब है? इकट्ठा होकर से चलाना। पहले सब अपने अलग-अलग। हाँ, दे आर मतलब प्रॉपर प्लान, हर जगह तक उनका। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी ने इलेक्शन जीता, है ना बेटा? कोई पार्टी जो सत्ता में आई, तो अगर उसकी प्लानिंग बेटर है तो वो हर विलेज के हर कैंडिडेट तक गई। बिल्कुल सर। है ना? हर कैंडिडेट तक गई, अपनी पॉलिसीज को उन तक पहुंचाया, अपनी नीतियों के बारे में बताया। मतलब प्लानिंग अगर अच्छी है आपकी, हर व्यक्ति तक आप जा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। और यही चीज, ये चीज हमें जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये सिविल सर्विस में भी जरूरी है, क्योंकि बाद में आपको मटेरियल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सारा जो हाँ जो कंटेंट है वो एक फॉर्म में आना चाहिए, जो मेंस की राइटिंग में भी झलकता है। जब सारा पढ़ लेंगे तो वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएगा, इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। हाँ, इंटीग्रेटेड, करेक्ट, पूरा एक उसमें आपका, है ना? तो ये यहाँ तक समझ में आया बेटा? 19, ये क्लियर है बात? यस सर। वेरी गुड। तो ये टॉपिक ऐसे, ये जो है ना, ये सबसे इन्हीं पे क्वेश्चन घूमते हैं। ये मैंने सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स लिए हैं, और पीटी और मेंस इन्हीं क्वेश्चंस को घुमाएगा कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। इन पे एक एक करके हम बात होंगे, तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि यहां से जैसे इन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ, पूरी लाइन है, फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो जैसे अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म निकल के आ रही है, हिस्ट्री की टेक्निकल टर्म। वैसे हर सब्जेक्ट के अपने टर्म्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर आपने टेक्निकल टर्म्स पे ग्रिप कर ली तो पीटी और मेंस दोनों इजी हो जाएंगे, और इंटरव्यू में अगर ऑप्शनल है तो वो भी इजी हो जाएगा। तो जिसमें कि एक टेक्निकल टर्म है नेशनलिज्म, है ना? तो जी, है ना बेटा? क्लियर है? सर अगर ये क्वेश्चन हो कि सर राष्ट्रवाद क्या है, तो क्या बोल सकते हैं हम? मैं वहीं आ रहा हूँ। तो जैसे मैं उसी बात पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे अब हम ये कहें कि इंग्लिश में नेशनलिज्म और हिंदी में राष्ट्रवाद, तो अब ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। पहले थोड़े थोड़े थॉट आपके। जी सर बताऊं? पहले क्या था, आदमी लोकलाइज था रीजन के हिसाब से। करेक्ट। हम महाराष्ट्र के हैं, हम महाराष्ट्रियन है ना, हम उड़िया हैं, हम उड़ीसा के हैं। वेरी गुड। तो इस चीज को एबॉलिश मतलब इसको हटाना था। अगर ये नहीं हटता तो जिसको कहते हैं कांग्लोमेरेटेड, एक सा होके, ये जो गांधी जी का मेन रोल था, ये जो टोटल नेशनलिज्म जिसको नहीं बोलते, हमने एकीकृत, इंटीग्रेशन इसी को कहा जाता है कि जब हम अपने रीजन से बढ़ के अपने देश के लिए बात करना शुरू करेंगे तो हमारा आइडिया कईयों तक जाएगा। ऐसे ऐसे पूरा एक ग्रुप हो जाएगा
तो हमारा जो प्रेशर है वो अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा। बहुत ज्यादा जाएगा। वेरी गुड है ना बेटा। मतलब इसको अगर एक वर्ड एक लाइन में कहें कि पूरा इंटीग्रेशन, पूरा जहां पर भारत, पूरा जहां पर कंट्री एक हो गया बेटा, सभी लोगों को समझाने के लिए पूरी पॉलिसी सब में फैला दी उन्होंने, सब जगह तक, है ना। धीरे धीरे चलेंगे अभी तो, और वो तब हो पाई जब हमने उनके दिमाग में ये बात बिठा दी कि हम जो करने जा रहे हैं वो देश हित में है, उसमें आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि इस आंदोलन से पहले राष्ट्रवाद शब्द को कोई जानता भी नहीं था कि राष्ट्रवाद है क्या। करेक्ट है ना बेटा? सब अपनी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे थे, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते थे, और किसी में भी पूरा अंतिम जो लक्ष्य है वो देश सर्वोपरि नहीं था, देश सर्वप्रथम नहीं था। हाँ। और चिंतन सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित था जी। जैसे आज है ना, रीजनलिज्म जो है, जैसे आज भी तो कुछ पार्टियां हैं जो मतलब बहुत बड़ा, हालांकि रीजनल पार्टी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उसको भी अपने कुछ मूल्यों को सही करना पड़ेगा। जी ठीक है। तो अब जैसे आप समझते हैं बेटा इसमें कि यहाँ पे एक आपका माहौल बना कि राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ है इंडियन नेशनलिज्म का, ये कैसे हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जी, है ना बेटा। अब जैसे जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, रिलेट विद द करंट, जो भी नॉलेज है, इफ यू कंपेयर विद द करंट देन यू गेट द होल आइडिया ऑफ दैट टॉपिक। जब आप किसी टॉपिक को बिल्कुल जो आपके सामने चल रहा है, समसामयिक, उसे लैंग्वेज में कहें तो समसामयिक घटना, सरल भाषा में कहें तो बिल्कुल सामने जो चल रहा है उससे जोड़ देंगे, तो आप उसका पूरा आपके सामने परिप्रेक्ष्य पूरा एकदम स्पष्ट होगा, क्लियर होगा कि हाँ ये बात है। तो इसमें जैसे हमारा पहला फर्स्ट लाइन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, है ना बेटा। अब इन शब्दों पे ध्यान देना है क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में इनकी भी आपको डिस्कशन, एलेबोरेट, इल्यूसिडेट व्याख्या कीजिए, तर्क सहित व्याख्या कीजिए, समर्थन में तर्क दीजिए, तो इन्हीं शब्दों को तोड़वाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर यहाँ पे कॉमा थोड़ा रह गया आई थिंक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, जैसे कि अभी आपने चर्चा की। मैं तोड़ लेता हूं एक बार, प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण। तो यहां क्लियर है? यस सर। है ना बेटा। अब फिर तोड़ते हैं, देश का प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण। यस ओके। हाँ, तो अब जैसे हमारे, वेरी गुड, हमारे सामने जब देश की बात होगी तो पूरा जो ज्योग्राफी का मैप है वो आपके माइंड में रहना चाहिए, है ना बेटा। क्योंकि जब भी आप अपने रूम में ज्योग्राफी का मैप होना चाहिए, और जब भी दिन में जितनी बार उसे देखें उसको पूरा गो थ्रू होते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से सीधे रहते हैं, एरिया आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे पूरे कंट्री की बात हो रही है, तो जो प्रशासनिक शब्द है, तो अभी जो क्या इसको अगर हम करंट पे अप्लाई करें तो क्या बेटा इस समय हमारा देश प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, तीनों से एकीकृत है, एकीकरण है? यस सर। कैसे कैसे? सर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम बोले तो प्रॉपर हमारे पास रूल्स हैं गवर्नमेंट के, वेरी नाइस, एंड हम पूरा सारे स्टेट एज ए इंडिया जाने जाते हैं। एंड इकोनॉमिक अगर हम कहें तो हमारे यहाँ रुपी है जो कि करेंसी है हमारी। एंड सर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में भी सर वही हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रॉपर डिवीजन है, फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। वेरी नाइस। मतलब मींस वी हैव द सेपरेट एंटिटी फॉर एवरीथिंग। हमारे पास पूरा प्रशासनिक अमला है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, हम किसी से पॉलिसीज इंटरफेयर नहीं है, वर्ल्ड लेवल तक हम अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम पूरा हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, पूरा हम अपनी पॉलिसी खुद ही पार्लियामेंट के थ्रू बनाते हैं, है ना बेटा। और कहाँ से चल, मेरे लेक्चर में पूरा सारा शामिल रहेगा, जो आपका फुल सभी लोग जो यहाँ पढ़ाएंगे ऑल आर वेल क्वालिफाइड, रिटन ऑल
क्वालिफाइड एंड सेलेक्टेड सम कैंडिडेट्स आर ऑन द पोस्ट ऑफ कमिश्नर हैं सर, IRS भी हैं, सभी लोग अच्छे हैं मतलब। तो सब मेरा तो मैं अपना आई विल टेल यू कि ऑल एवरी सिलेबस कनेक्टेड। तो इसमें बेटा जैसे अब इसका हमारा जो पूरा सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ से चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एरिया डिसाइडेड टू दैट? सेंटर टू विलेज। सेंटर टू विलेज बिल्कुल करेक्ट है। हम सब लोग दिल्ली में, हमारा मेन दिल्ली से ही चल रहा है सभी, हाँ है ना? तो हमारा प्रशासनिक सभी जो है दिल्ली से ही, हम मेन हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। तो यहीं से हमने सारा एकीकृत कर रखा है। तो लेकिन पहले ये सब नहीं था, ये सब नेशनलिज्म की वजह से हुआ। अगर नेशनलिज्म नहीं होता तो आज जो कंट्री जिस कंडीशन में है और भविष्य में जहां जाएगा या जा रहा है, ये सब हमारा ये बेस है। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनलिज्म, दीज आर द बेस बेस बेस। जी है बेटा। अब चलते हैं फिर हाँ आगे चलते हैं, फिर यहाँ तक क्लियर है। फिर देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थॉट, पाश्चात्य शिक्षा और विचार का प्रभाव। तो इसमें क्या था बताइए आप हल्का सा, फिर मैं बताता हूँ। जो एजुकेशन पॉलिसी ली गई थी इंडिया की, हाँ चूंकि हम लोग जब अंग्रेज छोड़ के गए तब तो हम लोग लगभग कंगाल हो चुके थे, कुछ बचा ही नहीं था देश में। तो वहां से बोरो किया कुछ समय के लिए। ये शायद अंबेडकर जी ने भी लिखा था कि हमको कुछ कुछ समय के लिए चीजों को बोरो करना है और उसके बाद हमको उसको अपने ढांचे के हिसाब से उसको रिप्लेस करते जाना है। वेरी गुड। ये वेस्टर्न एजुकेशन वहीं से लिया गया, पर आज तक उसको चेंज नहीं किया गया। क्या नहीं करा? पिछले 7 सालों से देख रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। हाँ गड़बड़ा रहा है। और जैसे बहुत सारी इसमें और भी चीजें जोड़नी है, जैसे कि जो मैगजीन्स थी, जो बहुत सारी, जैसे इंडियन के लाला लाजपत राय निकालते थे, और मराठा केसरी, मराठा, ये बहुत सारे उस समय पत्रिकाएं निकलती थी। तो उसमें इन लोगों ने क्या किया था, इंग्लिश मैन ने, अंग्रेजों ने, कि ये अपने यहाँ से इंग्लिश एजुकेशन लेके आए थे। और हम इंडियंस को, जैसे राजा राम मोहन राय थे या जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस समय के, बुद्धिजीवी थे, उनको इन्होंने कहा कि आप हमारा जो मैगजीन्स है उनको पढ़िए। तो उस जैसे हर चीज का ना प्लस माइनस होता है। हाँ सर। कुछ उसका गलत प्रभाव भी पड़ेगा, कुछ उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो उनसे क्या, जब बेटा उनका जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी शामिल होगी धीरे धीरे, तो उस समय जैसे उनका जो रिनेंसा हुआ था, विश्व इतिहास का पुनर्जागरण, तो उसकी चेतना उनके यहाँ पे थोड़ा सा असर पड़ा था, उनके चिंतन पे असर था इस चीज का। तो उनके थॉट्स को जब हम लोगों ने पढ़ा, तो हमारे यहाँ के जो सोशल रिफॉर्मर लीडर थे, राजा राम मोहन राय, और इन सबके चिंतन को बहुत उनकी मैगजीन्स ने भी थोड़ा कि हाँ ये उसमें से अच्छा है, ये लिया जा सकता है। तो जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने क्या किया, अरे यार कि जो इनका अच्छा है थोड़ा उससे भी सीखा जाए, और कुछ जो बेस्ट करा जा सकता है वो हम कर सकते हैं। इसीलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स हमें जो पढ़ाई जाती है समसामयिकी, उसमें बेटा हमें पूरे वर्ल्ड से अवेयर कराया जाता है। जी। क्योंकि हमें जो अपना बेस्ट है वो तो रखना ही चाहिए, वो तो हमारा नींव है, वहां से तो नहीं हटना चाहिए। लेकिन जो अदर में अगर बेस्ट लग रहा है तो यू कैन, इफ यू चेंज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अगर अपने हिसाब से आप उसे ढाल सकते हैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, तो यू कैन एडॉप्ट, देयर इज नो हार्म, बिकॉज एनीथिंग ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड, टोटल मतलब कोई अगर चीज अच्छी है तो एवरी ह्यूमन हैव द राइट टू ग्रेस, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो उसको समझे और उसको अपने जीवन में धारण करे, किसी पे उसका कोई वो नहीं है, मानवता सबके लिए। तो ये हुआ। तो इन पे इनके चिंतन का यहाँ से समरी निकलेगी कि इनका जो थॉट्स था, इनके हमारे यहाँ का जो लेवल था उसको बढ़ाने का प्रयास किया, उनके थॉट्स का असर पड़ा। और ये थर्ड पॉइंट है बेटा कि ए रिनेंसा इन द सोसाइटी एज ए रिजल्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। जो हमारा समाज था उसमें जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, तो पूरे समाज में चेतना जागृत हुई। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज होती है बेटा। जैसे समाज में बहुत सी कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, यस, और भी कुछ थी जो डिस्कस नहीं की जा सकती।
है ना। तो किया। हाँ, तो ऐसे जो लोकल सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने जो ये चेंज लाया सोसाइटी में, उसी को हम कहेंगे सोशल रिफॉर्म, सोशियो रिलीजन। क्योंकि ये रिलीजन के थ्रू ही जोड़ दिया जाता है। जो भी गंदी चीज अगर आपको आज भी देखने को मिले, वो रिलीजन में जोड़ दो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल। तो अभी इसमें बेटा जैसे जो राजा राम मोहन राय थे, या जो जैसे हमने यहाँ जो फोटो देखा है ना सबका, कि ये यहाँ पे देखो आप, जो ये लोग थे जिनको बिल्कुल आम लोगों तक इनकी पकड़ थी, बिल्कुल ग्राम ग्राम स्तर तक, हर तबके तक इनकी पकड़ थी, पिछड़ी बिल्कुल अछूत सब तक ये लोग जाते थे जी। तो क्योंकि कोई भी इस मूवमेंट में एक और खास बात ये थी कि अगर किसी चीज को बड़े स्तर पे सफल होना है, किसी भी आंदोलन को, तो उसको जितना लोगों तक पहुंच होगी उसके थॉट्स की, वो ज्यादा लाभ पहुंचाएगा, ज्यादा उसका फायदा होगा। ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जैसे आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, आप देखो जो ये काम करती हैं, जैसे आरएसएस भी है और भी हैं बहुत सारी, जैसे एक पंजाब के कुछ समूह हैं, उनमें ये लोग मतलब पूरा जैसे एक निरंकारी समूह को मैं जानता हूँ, ये लोग ब्लड डोनेशन करते हैं और रिलीजियसली लोगों को कनेक्ट करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, और रेलवे स्टेशन पे सफाई वगैरह ये सब लोग अभियान चला, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं आज भी। ठीक है जी सर एक बार पाश्चात्य शिक्षा और समझा दीजिए सर। हाँ, पाश्चात्य शिक्षा मतलब ये है कि जैसे आज बेटा हमें वेस्टर्न थॉट का पता कैसे चलता है, अगर हम आज इसको मॉडर्न से कंपेयर करें कि तो हम कैसे पता चलें कि वेस्टर्न में आजकल क्या हो रहा है। जैसे कि जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे कहीं फिजिक्स का डेवलपमेंट है, कहीं मैथ का है, कहीं केमिस्ट्री का है, तो जैसे अंग्रेजों ने हमें जैसे रेलवे लेके आए, हम लोगों ने तो रेलवे कभी देखी नहीं थी। यस सर। हाँ, तो रेलवे लाए, पोस्टल सर्विसेज लाए, तो कुछ यहाँ पे उनके यहाँ साइंस टेक में डेवलपमेंट हुआ, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, तो उनका हमें पता नहीं था। यस सर। तो अच्छा, जब एक चीज इसमें बहुत सारी बातें, हालांकि सामाजिक समाज भी शामिल है, क्योंकि कहीं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, जैसे विज्ञान अगर कहीं डेवलप होगा या विज्ञान प्रौद्योगिकी अगर कहीं विकसित होगी, तो उसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। यस सर। तो वो चीज भी हमें प्रभावित करती है, उसको मतलब हमारे चिंतन को। तो सर जो चीज हम जानते नहीं थे वो बाहर से आई हैं। जस्ट ये वॉइस पूरा हिल गया, आई थिंक, सॉरी। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, दोबारा बोलना प्लीज। सर मतलब जो चीज हम जानते नहीं थे पुराने समय में, और वह दूसरों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा हम जो भी सीखे हैं वह सभी पाश्चात्य शिक्षा है। हाँ सभी जो चीज वो बाहर से अपने साथ लेके आए, उनका जो चिंतन था, जो उनकी पत्रिकाएं थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, उनका जो पहनावा था, जो सब कुछ है। हाँ, मैं एक क्लियर बेटा। हाँ सर, अब क्लियर है। हाँ, एक काम और करना है, इसके साथ एक पुस्तक है, वो मैं मतलब है कई पुस्तक, लेकिन मैंने अभी छोटा छोटा स्टार्ट किया है, लेकिन बीच बीच में आपकी बात आएगी तो याद आएगा मुझे। एक तो भारत एक खोज है, जवाहरलाल नेहरू जी की। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी की। और इनको है ना, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में। जी। तो इनको कब पढ़ना है, तैयारी को पूरा ऐसे लेके चलना है कि बोझ ना हो, ये सब दिमाग में रखेंगे कि सेलेक्ट तो होना है, लेकिन मतलब खुश रहते हुए, अच्छे से हंसते गाते हुए, मतलब मेहनत पूरी हो, मेहनत में कोई कमी ना हो। 100% के बगैर सिलेक्शन नहीं होगा, ये निश्चित बात है। और लेकिन उसको हेडेक ना बनाते हुए एक ब्यूटीफुल जर्नी एंजॉय करते हुए चलना है, मतलब पढ़ना पूरा है लेकिन उसका प्रेशर ना लेना बस। ठीक है सर। तो जब आप जब ये महसूस करें बेटा कि अब पढ़ने का कुछ मन नहीं कर रहा है संडे में या जब भी, तो ये पुस्तकें तब के लिए हैं। जैसे भारत एक खोज है, मैं लिखा देता हूँ, ये वैसे नहीं पढ़नी है, वैसे तो सिलेबस पे फोकस करना है, लेकिन है सिलेबस का पार्ट ही, आपको ऐसे राइटिंग में और मेंस की आंसर राइटिंग में, स्पीकिंग में, एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज में, ज्ञान बढ़ाने में, बोलने में, सब में मदद करेंगी। तो एक इसमें आपने लिखी भारत एक खोज, दूसरी है द वंडर दैट वाज इंडिया,
ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ये कला संस्कृति से जुड़ी हुई किताब है और A.L. भास्म के द्वारा लिखी हुई है, A.L.BHASHM। सर हिंदी में और बता दीजिए एक बार। इसमें बेटा इसका द वंडर दैट वाज इंडिया, मतलब भारत की आई थिंक सांस्कृतिक विरासत के नाम से है ये। इसका हिंदी तो एकदम मुझे याद नहीं आ रहा। दैट वाज इंडिया। हाँ, द वंडर दैट वाज इंडिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है। A.L. बसंत। A.L. भास्म। हाँ, BHA। सर एक क्वेश्चन है मेरा। यस। मैं इसको कई बार आया हूँ पर इसका मुझको आंसर नहीं मिला। एक क्वेश्चन स्पेसिफिक है, व्हाई इज द महात्मा गांधी कॉल्ड ओनली द फादर ऑफ इंडिया? फिर उसका हिंदी में कई जगह आता है कि उन्हें ही क्यों राष्ट्रपिता कहा गया, जबकि उनके जैसे काम करने वाले और भी थे। आप मतलब आने वाली क्लास में कभी बता दीजिएगा। हाँ, ये अलग से आपको मुझे उसके, क्योंकि ये आई थिंक मेंस का मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन है कहीं पर। हाँ, ये आया है सर क्वेश्चन, मैं ईयर नहीं बता पाऊंगा, मतलब 5 साल के अंदर ही है एक क्वेश्चन ये बेटा ऐसे जो जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा जैसे एक तो बेसिक होता है, बेसिक से मीडियम और डिफिकल्ट लेवल पे जाएगा, तो इसको हम अलग से सेपरेट क्लासेस में एक तरफ से ले लेंगे सारे। मतलब जैसे जो आप सोशल रिफॉर्मर की आप जो फोटो लगाए हैं 500 को 20 है ना, मैं यही सोचा कि ये जो 20 लोगों ने काम किया, इतना अकेले महात्मा गांधी ने अपने ऊपर ही लेके कर लिया। ये भी एक रीजन हो सकता है मेन, जो बिल्कुल क्योंकि करेक्ट है। यही मैं जान पा रहा था, क्योंकि ऐसा काम तो कहीं नहीं किया। गांधी जी में और भी कई गुण थे, हालांकि कुछ लोग निंदा भी करते हैं, बट देखो मैंने कहा ना, हर जो महापुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, बट ही हैज सम गुड क्वालिटी आल्सो। तो उसमें उनमें कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। जैसे इन्होंने सबसे पहले देश को क्या सिखाया, एक तो इतने बड़े स्तर तक कोई नेता कभी गया नहीं था जी, पूरा सबको, मतलब ये आज भी इनका जो इनकी जो प्रासंगिकता है, इनका जो आज भी इतना क्रेज है। जब आप वर्ल्ड में घूमने जाते हैं ना, जो हमारे लीडर्स अब भी जाते हैं, तो बाहर गांधी जी का बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है आज भी, किसी भी, चाहे आप नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका चले जाइए, कहीं पर भी। हाँ, तो इंडिया में गांधी जी को ही मानते हैं आज भी। हाँ, तो इन्होंने एक तो इतना बड़ा जो मास मूवमेंट था, वो गांधी जी की वजह से ही संभव हुआ। मतलब बहुत लोग जो जुड़े, बिल्कुल हर बंदा, मतलब उस समय ये क्रेज था कि गांधी जी की वजह से हर व्यक्ति जुड़ने को तैयार हो जाता था। और कई लोग वैसे, इसमें देखो कुछ निजी विचार भी हो सकते हैं और होते हैं, उन पे हमें वो नहीं करना है। आई एम नॉट गोइंग टू द पॉलिटिक्स ऑफ दैट, वो सबका राजनीति में नहीं जाना है। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं बता दूं। गांधी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो प्योर, मतलब शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, शुद्ध रूप से महात्मा ही थे वो। हाँ, अपने लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। हाँ। तो और उन्होंने और भी उनमें अच्छी क्वालिटीज थी, जैसे कि जब ये जैसे बैरिस्टर तो थे, यहाँ से जब गए तो दक्षिण अफ्रीका पढ़ने के लिए, जब वहां पे बैरिस्टर इन्होंने काम किया, तो इन्होंने देश को ये सिखाया कि आंदोलन कैसे किए जाते हैं। इन्होंने पहले पूरा सर्वे किया पूरे, जैसे आपको जब, ये बहुत आगे की बात है लेकिन अब चलो चल रही तो अच्छा लगेगा बात करके भी। जैसे भारत दर्शन का टूर होता है जब आप सिविल सर्विस में तो है ना बेटा, तो यस सर। तो भारत दर्शन, जब आप थक जाओ तो मुझे बता देना, क्योंकि बोलने को तो बहुत सारा है लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। जी नहीं सर, सही है। नहीं सर, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो भारत दर्शन का जब टूर होता है, तो ये टूर भी गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है, क्योंकि गांधी जी पहले पूरे भारत का उन्होंने जगह जगह जाके पूरा सर्वे किया कि वहां पे ये प्रॉब्लम है। इवन आप इसी में आगे पढ़ेंगे, जब जैसे चंपारण गए, खेड़ा सत्याग्रह हो, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हो, सभी लोग वहां पे, तो पहले किसी चीज को समझा जाता है, वहां परिस्थितियों को देखा जाता है कि अगर वहां अकाल है तो देखा कि फसल का क्या रेट था, क्या प्रॉब्लम था, है ना बेटा। और ये सब आपको भी पढ़ाया जा रहा है और इसीलिए लिखवाया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपको पब्लिक डीलिंग करना है। इसीलिए पॉइंट पे, और जो प्रॉब्लम्स आती है यहीं घूमेंगी आपकी सारी। जी, तो लोगों से इंटरेक्शन करना और उनकी प्रॉब्लम समझना, जब आप बोलते हैं ना किसी चीज को, जब ओपनली डिस्कशन से फायदा यही होता है कि हम प्रॉब्लम्स के हल तक पहुंच जाते हैं कि हाँ, ये समस्या का लास्ट बिंदु है और इससे ज्यादा नहीं जाया जा सकता, वही वो लास्ट पॉइंट है।
तो ये इसमें फिर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समाज में पुनर्जागरण। नेक्स्ट स्लाइड है बेटा। ये इन्होंने कुछ हमें जो बेनिफिट था इनका, ये यहाँ से चलते हैं आई थिंक। यस, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, मुख्य जो कारक हैं, तो उनसे हमें क्या क्या वो हुआ है, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, है ना बेटा। जैसे इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है ना बेटा। जैसे देखो आपके सामने ये मैंने एक पिक्चर लिया है, जो तेज गति से चलने वाले, जैसे रेलवे का विकास हुआ, तो ये उस समय की मैंने ट्रेन का फोटो मुझे मिला ये, तो ये मैंने इसमें शो किया है। और कम्युनिकेशंस भी, जैसे आपका चाहे आपका तार हो या पोस्टल सर्विसेज हो, ये सब उन्हीं के द्वारा हमें दी गई। जो आप ईमेल तक जो पहुंचे हैं, वो उनका भी उसमें रोल है। भले ही वो गलत तरीके से उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, लेकिन दे आर, मतलब उनको क्रेडिट थोड़ा सा तो जाएगा। हमारा मिसयूज किया उन्होंने, बट थोड़ा क्रेडिट है। तो ये हो गया बेटा, समझ में आए सबको यहाँ तक? जी सर। नेक्स्ट, हाँ यस सर। है ना बेटा। अब सबको, अब मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि हर टॉपिक को ऐसे समझेंगे बिल्कुल जोड़ते हुए, तो पूरी बुक भी पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी और लेक्चर के साथ ही हो जाएगी। फिर आपको बस ये जो पॉइंट्स हैं, इन पे अभ्यास करना है बार 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 बार, और वही समरी है सारा, ये सबका निचोड़ है। जी सर। तो आप चलेंगे बेटा आगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये रेलवे का आपने, मैंने बताया जैसे रेलवे आप आसपास देख रहे हो, रेलवे से चल के हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? बुलेट ट्रेन सर। बुलेट ट्रेन, लास्ट पॉइंट। सो दे डेवलप समथिंग, उन्होंने कुछ दिया हमको, रेलवे दे के गए। और बुलेट ट्रेन, अच्छा साइंस, उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो और भी साइंस में तो बहुत सारा हुआ है ना जी। यस सर। हाँ, जैसे साइंस में बहुत आगे चले गए हम लोग। जैसे बैंकिंग सर्विसेज आई हैं, मेल का फास्टर हुआ है, मोबाइल है आपके पास, व्हाट्सएप है, फेसबुक, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए आप लोग। जो दिव्या और कौन है जो म्यूट कीजिए। ओके सर, नाउ कैरी ऑन। ओके ओके। तो बेटा एवरी फील्ड भी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवेज, और आप जैसे आपका जो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, तो इन सब में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के, आपका चाहे समझ रहे हैं ना सारे लोग, एयरफोर्स आर्मी के जितने वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये सब वहां से डेवलपमेंट होते होते हम लोग यहाँ मॉडर्न तक, करंट तक आ गए मतलब। यस सर। हाँ, तो आपका, आप इसको करंट से जब पढ़ेंगे तो करंट में भी जोड़ सकते हैं। जैसे अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हुआ था मसला, तो वो भी जुड़ जाएगा, कैसे कनेक्ट होगा वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न प्रेस, है ना। अब जैसे ये कट के आ रहा है, चलो। जो बेटा, जो उस समय प्रेस का उन्होंने उदय हुआ था, है ना, तो मैगजीन तभी छपना स्टार्ट हो पाई। आज तो देखो मार्केट में मैगजीन्स की भरमार है। यस सर। है बेटा, आज तो बहुत सारी मैगजीन्स हैं, इंडिया टुडे है, आउटलुक है, योजना, गवर्नमेंट प्रेस अलग है, प्राइवेट प्रेस भी लोगों ने खोल रखी है। तो प्रेस से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सर वैरायटी हमारे सामने आ रही है। हाँ सर, हमें पता चलता रहता है कि हमारे किस एरिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल। बात सर गवर्नमेंट तक पहुंचती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे तक पहुंचती है सर। हाँ, वेरी गुड बेटा। जैसे अगर जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें हमसे ये लोग यूपीएससी द्वारा रिकमेंडेड है कि आपको भारत सरकार की जो पत्रिकाएं हैं उन्हीं का अध्ययन करना है, क्योंकि दे आर द वेल रिटन, वेल
described by the professors, Delhi professors and various UPSC professors also. जैसे कौन कौन सी मैगजीन्स हैं? सर योजना योजना, हाँ, हाँ, ये कौन कौन से क्षेत्र? इकोनॉमिक सर्वे, वेरी गुड, इंडियन बजट। हाँ, योजना है। योजना हमें किस में हेल्प करेगी? स्कीम में सर, आंसर गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि जो जैसे दो तरह का डेवलपमेंट है, आईएएस मतलब 2 टाइप्स डेवलपमेंट दे शामिल, वो मतलब शामिल होंगे 2 तरह के विकास में। एक तो आपके पास ग्रामीण जो गांव के काम रहेंगे वो रहेंगे। यस सर। बेटा, तो उसके लिए कुरुक्षेत्रा पूरी तरह से डिवोटेड है। कुरुक्षेत्रा पूरा ग्रामीण विकास को समर्पित है कि सारा आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी पॉलिसी है। पूरा भारत का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो सारा उसी में देते हैं। फिर आपकी योजना है वो आपका पूरा शहरी विकास मंत्रालय को समर्पित है। जैसे स्मार्ट सिटीज की बात चल रही है या अर्बन डेवलपमेंट है, कोई भी जो शहरी योजना है, मेट्रो डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, ये सभी आपका शहरी योजना को समर्पित होगा। यस सर। बेटा, और जैसे मैं जो बोलूंगा वो उसमें सब शामिल रहेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको देखते हुए चलूंगा, मतलब जितना कर पा रहे हो। फिर जैसे आपकी सर दूरदर्शन के बारे में जानना था, ये दूरदर्शन कब आया? दूरदर्शन कब आया? दूरदर्शन जो चैनल आता है ना सर, हाँ हाँ, तो पहले तो सबसे पहले हमारे पास वही आता था, हाँ उसी पे सारे समाचार वगैरह। हाँ, उससे उसका बस इतना काम है अभी। जैसे आपको जैसे जो न्यूज सुननी है, जो हमारा यूपीएससी में काम है, मतलब जो न्यूज आती है डीडी नेशनल पे, 5 मिनट सुबह टाइम निकाल के या जब भी आप पे टाइम हो, डीडी नेशनल की न्यूज सुननी है। दे आर ऑथेंटिक एंड रिकमेंडेड। यस सर। और जो मैं बोलूंगा, जैसे मैं सभी अभी धीरे धीरे मैं देखता हूँ क्या क्या शामिल हो सकता है, कोशिश करूंगा कि थोड़े समय में ज्यादा दे दिया जाए तो चिंतन बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो जैसे डीडी नेशनल के 3 चैनल हैं, डीडी न्यूज पे मैंने बोल दिया, डीडी लोकसभा एंड डीडी राज्यसभा। यस तो जो हमारा मैगजीन्स में छप के आता है वो डीडी लोकसभा और डीडी राज्यसभा पे जो प्रोफेसर्स वगैरह चिंतन करते हैं, उनको भी पॉलिसीज को जब कभी टाइम मिल जाए 5-5 10-10 मिनट से स्टार्ट करना, उनको सुनना है बस। ओके सर। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। आई थिंक सर बोल रहे हैं थोड़ा सा। सर लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी सुनना है? हाँ नहीं, इस पे बेटा डिबेट आएंगी, डिबेट्स। हाँ जी सर, डिबेट्स आती है। हाँ डिबेट्स आती सर है। आप संसद टीवी हो रहे हैं? सर कितने बजे आती है? ये टाइम तो रात, एक मैं इनके चैनल्स के नाम आपको बता दूंगा। एक तो द बिग वाइट करके आता है, और हाँ हाँ ठीक है बेटा, ये फिर मैं कल डिस्कस कर दूंगा, अभी इसमें शायद कुछ इशू आ रहा है। ठीक है। हेलो सर। हाँ 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 सर एक बार सिलेबस की पूरी जानकारी दे देते, कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है और हम कैसे कंप्लीट करेंगे। हाँ हाँ सर जैसे हम कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है सर, उनके लिए कौन से बुक्स बढ़िया रहेंगी, जो बेटा और यहाँ किस अप्रोच के साथ पढ़ना है आपको, ये थोड़ा सर बता देते तो बढ़िया रहता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको ये याद रखना है कि ऑप्शनल की जानकारी तो सर दे पाएंगे, बट जो यहाँ हम पढ़ाएंगे, मतलब जो जैसे प्राचीन भारत का मतलब बेस यही है, एनसीईआरटी से लेकर जो 6 to 12 पूरा हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, प्लस जो यहाँ पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 60% से 70% यही सिलेबस है। ऑप्शनल के लिए फिर सर आपके अलग होंगे, वो तो वो आपको एनहांसमेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो बुक्स हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। यस सर। सर जो पढ़ाए हैं अभी उसको समराइज कर दीजिए सर एक बार प्लीज। हाँ समराइज, चलो स्टार्टिंग से आज हमने किस किस पे बात करी बताइए। नेशनलिज्म सर। हाँ, इसमें पॉइंट्स बता दीजिए बस, पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं बस, जो आज हमने करा। मेन फैक्टर्स ऑफ नेशनलिज्म। क्योंकि जो चीज समझ में आ गई उस पर बात नहीं करेंगे, मेन फैक्टर वो बता दीजिए बस।
Western education and thought. हाँ चलो बेटा इसे कल फिर करते हैं, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है आई थिंक, है ना, ये बार बार अटक रहा है। कल एक बार आज हमने बात की जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के सभी लीडर्स का एक बार पिक्चर दिमाग में रहेगा, कौन कौन से लोग थे, Yes, sir. है ना, सभी जैसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन सबका आपके माइंड में रहना चाहिए कि उन पे हमने बात भी करी कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में क्या कार्य हुआ, और ठीक है। Yes, sir. और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमने बात की कि प्रेस का जैसे डेवलपमेंट हुआ और ये आपका डबल ट्रांस उनका एजुकेशन पॉलिसीज जो उन्होंने हमको दी, और लेट मिड 19th सेंचुरी में कैसे हम लोग यूनिफाई हुए नेशनल मूवमेंट के लिए। बिल्कुल यही 3-4 पॉइंट थे आज जिसको डिस्कस करा हमने। यस जी ठीक है, फिर आज के लिए बेटा ठीक है। जी सर। Yes. Thank you, sir. Yes, sir. थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सेम टू यू, थैंक यू चलिए हम लोग मिलते हैं 4 Thank you, बजे। sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।